नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे इस सेशन में जिसमें हम बात करते हैं क्लोज टेस्ट पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से छपवाया है। पिछले एक सेशन में एक क्लोज टेस्ट पर हम बात कर चुके हैं। ये हमारा क्लोज टेस्ट नंबर 2 कहा जा सकता है। या यूं कहिए कि 11 से 20 तक के क्वेश्चन जो क्लोज टेस्ट वाले सेक्शन में है वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हम एसएससी किरण पब्लिकेशन का 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। अगर आपके पास दूसरे एडिशन है, इससे नया वाला या इससे पुराने वाले, तो आप सीक्वेंस को अपने हिसाब से मिला लें। ठीक है, ज़्यादा देर लगाएंगे नहीं, शुरू करेंगे हमारे आज के क्लोज टेस्ट से। ये लिखा हुआ है आपके सामने। देखिए, क्लोज टेस्ट को करने का जो तरीका होता है वो ग्रामर का एक्सटेंशन ही है। ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग को, इंग्लिश लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होता है, अप्लाई करना होता है। हमारे पास यहाँ पर इंडिविजुअल सेंटेंस नहीं होते बल्कि एक कंटेक्स्ट दिया होता है। उस कंटेक्स्ट के हिसाब से हमें ऑप्शंस में से कोई एक चूज करना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि 2 वर्ड उस सेंटेंस में फिट हो सकते हैं या 3 वर्ड उस सेंटेंस में फिट हो सकते हैं अगर वो सेंटेंस इंडिविजुअली कहीं लिखा हो तो। लेकिन हम यहाँ पर कौन सा वाला लगाएंगे जो इस कंटेक्स्ट के हिसाब से इस मीनिंग को जस्टिफाई करता हो, सेटिस्फाई करता हो हमारी रिक्वायरमेंट को। तो आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन ही लिखा हुआ है। आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन में ब्लैंक छोड़ दिए जाते हैं जो आपको फिल करने होते हैं। शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी फुल मून नाइट द ऑफिशियल्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टेक पार्ट इन ए कॉशियस रिचुअल। द ट्राइब्समैन वॉच फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस एज द ऑफिशियल्स द आइलैंड इन ए बोट। देखिए, ऑफिशियल्स यहाँ, देखिए एज यहाँ पर कंजंक्शन लगा हुआ है। कंजंक्शन अगर लगा है तो ये ऑफिशियल्स जो है ये तो नाउन फ्रेज हो गई, मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट से क्लोज स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर ये जो 11 लिखा हुआ है आपके सामने, जो ब्लैंक है 11वां, यहाँ पर होनी चाहिए एक वर्ब। ये हमें स्ट्रक्चर से पता चला। ये हमारा बेसिक सेंस जो है स्ट्रक्चर के बारे में कि सेंटेंसेस की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऐसी होती है, उससे पता चला कि यहाँ पर होनी चाहिए कोई वर्ब। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है एक नाउन फ्रेज, द आइलैंड। अब नाउन फ्रेज अगर आगे लिखा हुआ है तो इट मीन्स ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। तो यहाँ पर भी वर्ब भी कौन सी वाली होनी चाहिए, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होनी चाहिए 11वें ब्लैंक में। तो देख लेते हैं। पहली बात तो डिपार्ट को तो आप ऐसे हटा दो क्योंकि डिपार्ट तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, अपने बाद ऑब्जेक्ट तो ले ही नहीं पाएगी। तो अगर डिपार्ट के बाद आइलैंड लिखते तो ऐसे लिखते डिपार्ट फ्रॉम द आइलैंड। हालांकि डिपार्ट मीनिंगफुल भी नहीं होगी, डिपार्ट मीनिंगफुल भी नहीं होगी इस कंटेक्स्ट में, वो एक अलग बात है। लेकिन सिंटैक्टिकली भी डिपार्ट फिट नहीं हो रही है, मैं ये कह रहा हूं। अप्रोच यहां पर सही होनी चाहिए। देखिए, अप्रोच का मतलब होता है, अगर किसी फिजिकल लोकेशन की बात की जा रही है तो अप्रोच का मतलब होता है टू रीच दैट फिजिकल लोकेशन। अप्रोच ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद ये अपना ऑब्जेक्ट ले लेगी आइलैंड को। तो यही सही ऑप्शन होना चाहिए। हालांकि मैं बाकी ऑप्शन भी चेक करूंगा। प्रेजेंट और एब्सेंट, देखिए प्रेजेंट और एब्सेंट जो वर्ड है ये वर्ब भी हो जाती हैं और एडजेक्टिव भी हो जाती हैं। मतलब इनका वही है, टू बी और नॉट टू बी एट ए प्लेस एट ए टाइम। ठीक है, प्रेजेंट और एब्सेंट ये भी मीनिंगफुल नहीं हो रही है इस सेंटेंस में, इस कंटेक्स्ट में। तो 11वें का हो जाएगा फर्स्ट। यहां पर अगर हमें वर्ब्स के मीनिंग पता है, उनका पता है कि वो कौन सी ट्रांजिटिव है कौन सी इंट्रांजिटिव है, तो हम इसको आसानी से कर लेंगे। 12वें पे चलते हैं। यह है 12वां आपके सामने। ठीक है, यहां पर हो गया अप्रोच द ट्राइब्समैन वॉच फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस एज द ऑफिसर्स अप्रोच द आइलैंड इन ए बोट। अब देखिए यहां पर ये क्या लगा हुआ है, गिफ्ट्स लगा हुआ है, और यहां पर बोट यानी कि एक नाउन फ्रेज लगी हुई है। अब देख लेते हैं यहां पर हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हुई है। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम जानते हैं पूरी इंग्लिश ग्रामर में या तो मेन वर्ब की तरह आ जाती है हेल्पिंग वर्ब के साथ। कब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब बी की किसी भी फॉर्म के साथ स्ट्रक्चर में लिखी जाती है। तो यहां पर तो नाउन है और यहां पर भी एक नाउन लिखा हुआ है गिफ्ट्स, बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो ये तो कंसीडर किया ही नहीं जा सकता।
और वैसे ही मेन वर्ब तो हमने यहाँ लगा दी, अब सेंटेंस में दोबारा मेन वर्ब थोड़ी लगाएंगे, और दोबारा मेन वर्ब लगाते भी तो कंजंक्शन से जोड़ के लगाते। तो ये मेन वर्ब, ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मेन वर्ब तो है नहीं। दूसरी बात, ये जिरेंड भी नहीं है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म दूसरा सिचुएशन है कि वो जिरेंड हो सकती है, जिरेंड भी नहीं है, क्योंकि जिरेंड होते हैं नाउन, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। सब्जेक्ट हमने लिख रखा है ऑफिशियल्स, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहाँ किसका बनाएंगे? 12वें ब्लैंक में अगर जिरेंड को उठा के भरेंगे तो ऑब्जेक्ट भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लिखी नहीं है। फिर ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। 12वें ऑप्शन में जो आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव ही होते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह काम करने लग जाती है तो इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो यहाँ पर 12वें ब्लैंक्स में आना चाहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। किसके लिए? प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है तो किसके लिए आना चाहिए? वो आना चाहिए बोट के लिए। तो इनमें से कौन सा वाला आना चाहिए? देखिए यहाँ पर ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, ये एडजेक्टिव के फंक्शन में आ जाते हैं, लेकिन मूल रूप से इनको कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब कहा जाता है इनको। अब वर्ब है तो वर्ब वाला एट्रीब्यूट उसमें रहेगा, यानी कि हमें देखना पड़ेगा वो किस नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। हमें जो यहाँ पर वर्ब चाहिए, पहली बात तो मैं बता दूं, ऐसा प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए जिसमें जो वर्ब यूज हो रही है वो ट्रांजिटिव नेचर की हो। क्यों? क्योंकि आगे एक नाउन लिखा हुआ है जो कि उसका ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। तो कमिंग तो हो ही नहीं सकती, कम तो वैसे ही इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। लीविंग के बारे में बता देता हूं आपको। लिविंग खैर यहाँ पर मीनिंगफुल नहीं हो रही है, सिंटेक्स के हिसाब से देखेंगे तो एज द ऑफिशियल्स अप्रोच द आइलैंड इन ए बोट लिविंग गिफ्ट्स फॉर देम। अभी तो अप्रोच किया है आइलैंड को, तो लीव तो तब किया जाता है ना जब आप डिपार्ट हो रहे हो, वहां से किसी जगह को छोड़ रहे हो आप, तो उस जगह पे आप कुछ लीव कर देते हो। लेकिन अभी तो आपने आइलैंड को अप्रोच किया है, वर्ब लगाइए यहाँ पर अप्रोच। तो यहाँ पर ये जो बोट है ये लीव थोड़ी करेगी, गिफ्ट्स को कैरी करेगी। तो मीनिंग के हिसाब से कैरी होना चाहिए, लीविंग नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं लीव का आपको मीनिंग बता देता हूं, क्योंकि इस सेंटेंस में ना सही कहीं और ये मीनिंग आपके काम आएगा। ये जो लीव वर्ब है ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी हो जाती है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी लेफ्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। सी लेफ्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। यहां पर लेफ्ट का मीनिंग क्या है, ये लीव का मीनिंग क्या है? टू गो अवे फ्रॉम सम प्लेस, ठीक है। इसी मीनिंग में मैं लेफ्ट को ट्रांजिटिवली भी यूज कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं सी लेफ्ट डेली यस्टरडे। मीनिंग सेम रहा, लेकिन मैंने यहां पर इसको ट्रांजिटिवली यूज कर लिया। ट्रांजिटिव वर्ब हो रही है, डेली उसका ऑब्जेक्ट है। एक मीनिंग तो ये हो गया इसका, टू गो अवे फ्रॉम सम प्लेस। एक हो गया, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा आपके सामने, सी लेफ्ट हर हैंड बैग इन द होटल, ठीक है। तो यहां पर लीव का मतलब क्या है? यहां पर लीव का मतलब है टू नॉट टेक समथिंग विद यू, ठीक है। या आप ऐसे कह देते हैं लीव इट। तो यहां पर लीव का मीनिंग थोड़ा सा बदल गया और यहां पर वो ट्रांजिटिवली ही यूज होगी। तो इस मीनिंग में जो है लीव वर्ब यूज हो जाती है। लेकिन यहाँ आपका जो कंटेक्स्ट है, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है, आप देखेंगे कि ऑफिशियल्स ने अभी आइलैंड को अप्रोच ही किया है, तो वो लीव थोड़ी करेंगे। ये जो बोट है उनकी, वो लीव थोड़ी करेगी किस चीज़ को, वो कैरी करेगी, है ना। कैरिंग गिफ्ट फॉर देम, कैरी का मतलब हो गया टू होल्ड समथिंग और समवन एंड ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मैंने इस चीज़ को होल्ड किया और यहाँ से किसी दूसरे प्लेस को ले गया, तो मैंने इसको कैरी किया। तो ऐसी बोट के साथ अप्रोच किया उन्होंने जो कि कैरी कर रही थी गिफ्ट को फॉर देम, आइलैंडर्स के लिए। इतनी बात समझ में आ गई, कैरी हो जाएगा। रिलीव भी नहीं होगा। रिलीव का मतलब है टू इम्प्रूव अ अनप्लीजेंट सिचुएशन,
टू इम्प्रूव एन अनप्लीजेंट सिचुएशन के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम रिलीव लगाते हैं। कोई पेन है, कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन है, कोई मेंटल सफरिंग है, तो हम रिलीव लगा देते हैं। और रिलीव भी ट्रांजिटिव नेचर की ही वर्ब होती है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में मीनिंगफुल नहीं होगी। ये हो गया आपका 12वां। 13वें पे चल लेते हैं। ठीक है, इन अ बोट कैरिंग गिफ्ट फॉर देम द आइलैंडर्स कम हेजिटेंटली। 13वें ब्लैंक में देखिए क्या भरना है हमें। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइड्स, अपवर्ड। पहले इनके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर पता लग जाएगा तो हम भर भी लेंगे। मैं यहां पर चला, देखिए जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, एडवर्ब है। अब ये ऐसे एडवर्ब है ना कि अपने साथ डायरेक्शन का या ओरिएंटेशन का सेंस कन्वे करके चलते हैं, सेंस कैरी करके चलते हैं। जैसे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड बताते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को। अगर आपका जो कंटेक्स्ट है इसमें देखिए किसकी बात हो जा रही है, ऑफिशियल्स की और आइलैंडर्स की बात हो रही है ना। द आइलैंडर्स कम है ना, ऑफिशियल्स और आइलैंडर्स की बात हो रही है। तो इसको यहां रख के देखेंगे कि ये अगर ऑफिशियल्स हैं, ये अगर आपके ऑफिशियल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बहुत सारे आइलैंडर्स हैं, ये आइलैंडर्स है, तो आइलैंडर्स की जो कम की मूवमेंट है वो अगर ऑफिशियल्स की तरफ है तो आप क्या कहेंगे, कम फॉरवर्ड। भाई ऑफिशियल्स के पर्सपेक्टिव से, ऑफिशियल्स के दृष्टिकोण से ये डायरेक्शन तो फॉरवर्ड ही हुई ना। और अगर मूवमेंट, आइलैंडर्स की मूवमेंट अगर दूसरी तरफ है, अवे फ्रॉम द ऑफिशियल्स है, ऑफिशियल से दूर की तरफ है, तो क्या कहेंगे, गो बैकवर्ड। यही तो लगाएंगे, गो बैकवर्ड। तो ऑफिशियल्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, आइलैंडर्स जो आए हैं वो ऑफिशियल्स की तरफ को आए हैं, टू द ऑफिशियल्स डायरेक्शन है उनकी, तो कम फॉरवर्ड लगाना पड़ेगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऐसे ही एडवर्ब हैं जो डायरेक्शन का मीनिंग, ओरिएंटेशन का मीनिंग या सेंस कन्वे करके चलते हैं। ऐसे ही आपके वो है अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, ये भी डायरेक्शन का या ओरिएंटेशन का सेंस कन्वे करके चलते हैं। लेकिन ये जिस डायरेक्शन का सेंस कन्वे करता है ये वर्टिकल डायरेक्शन का, इसको अब आप इसको आप अपवर्ड कहेंगे, इसको आप अपवर्ड कह देंगे, अपवर्ड, और इस डायरेक्शन को आप डाउनवर्ड कह देंगे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए या तो फॉरवर्ड इधर होगा या इधर होगा, वो देखना पड़ेगा कि किसके पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। इतनी सी बात है। अब इसको लगा के देखो जरा, द आइलैंडर्स कम फॉरवर्ड या बैकवर्ड, हेजिटेंटली ओनली आफ्टर द ऑफिशियल्स। तो ये तो फॉरवर्ड ही लगाना पड़ेगा ना। अगर आपके ऑफिशियल्स ये हैं, ये आपके ऑफिशियल्स हैं, तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है आइलैंडर्स की, तो क्या लगाओगे, कम फॉरवर्ड। तो ये सही हो गया इसका। बैकवर्ड गलत हो गया, मीनिंगफुल नहीं है। अपवर्ड भी गलत हो गया। साइड्स का तो कहीं से कहीं तक लॉजिक ही नहीं था। 13वां सेंटेंस हो गया आपका। चलते हैं 14वें पे। क्या लिखा हुआ है, द आइलैंडर्स कम फॉरवर्ड हेजिटेंटली ओनली आफ्टर द ऑफिशियल्स हैज, हैव, हैड या बी। देखिए हैज तो आएगा ही नहीं, ऑफिशियल्स प्लूरल है। हैड भी नहीं आएगा क्योंकि पूरा का पूरा जो कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है, देखिए अब यहां पर आपको कंटेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। पूरा का पूरा जो आपके सामने क्लोज या पैसेज लिखा हुआ है या जो कॉम्प्रिहेंशन या आपको दिया गया है, ये पूरा का पूरा प्रेजेंट के सेंस में है, यानी कि एक परमानेंट इफेक्ट के साथ है। हम एक ऐसे रिचुअल के बारे में बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कॉशियस रिचुअल, जो कि परमानेंट नेचर के साथ है, परमानेंट इफेक्ट के साथ है, हमेशा के लिए वैलिड है। भाई हर साल होता है, 10 साल से, सैकड़ों सालों से हो रहा है अभी भी। तो ये एवरी फुल मून नाइट लिखा भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये परमानेंट नेचर का मीनिंग कन्वे किया जा रहा है इस पूरे के पूरे कंटेक्स्ट में, पूरे के पूरे पैसेज में।
तो हैड तो ले जाएगा पास्ट में सिचुएशन को, बी कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत थी, डम्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी थी ना, तो हम क्या लगा कर चलेंगे, हैव लगा कर चलेंगे। ओनली आफ्टर द ऑफिशियल्स हैव डम्प्ड द कोकोनट्स ब्रॉट। आगे देख लेते हैं। देखिए इतने टफ नहीं होते हैं क्लोज टेस्ट, आसानी होते हैं, बस थोड़ा सा आगे पीछे भी ध्यान देकर चला करो चीज़ों का। क्या ओनली आफ्टर द ऑफिशियल्स हैव डम्प्ड द कोकोनट्स ब्रॉट देम। अब देखिए कोकोनट्स, द कोकोनट्स क्या है, द कोकोनट्स एक नाउन फ्रेज है, ब्रॉट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं इसको पास्ट पार्टिसिपल कंसीडर कर सकता हूं, कर क्या सकता हूं, पास्ट पार्टिसिपल ही है, किसके लिए, इस नाउन के लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है इस नाउन के लिए, इसीलिए मैंने उसको पास्ट पार्टिसिपल कह दिया। भाई मेन वर्ब तो यहां पर लग गई थी, यहां दोबारा तो मेन वर्ब आएगी नहीं, तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब होती तो कंजंक्शन से जोड़ के लिखी होती, द ऑफिशियल्स हैव डम्प्ड एंड ब्रॉट समथिंग फॉर देम या टू देम, या वो अभी मीनिंग के हिसाब से मैं भी समझाता हूं आपको। लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, वो बात सही है, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि इसके बाद जो ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ जो प्रोनाउन लिखा हुआ है, ये इससे जोड़ना किस प्रीपोजिशन से है। देखिए ब्रॉड के साथ अगर आप बाय लगाओगे, ब्रॉड के साथ अगर आप बाय लगाओगे तो बाय प्रीपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई भी नाउन या प्रोनाउन से किसी डूअर को रिफर करते हैं। जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन लिखकर लगाकर हम किसी डूअर का रेफरेंस दे रहे होते हैं तब हम बाय प्रीपोजिशन को लगाते हैं। अगर यहां पर आप बाय लगा देते हो, 15वें ब्लैंक में आप बाय लगा देते हो, मैंने लिख दिया यहां पर बाय लगा देते हो, ब्रॉट बाय देम, तो देम को क्या बना दिया हमने, डूअर बना दिया, डूअर का रेफरेंस हो गया देम से। डूअर हमारे वाकई में है कौन, ऑफिशियल्स, तो इसका मतलब हम देम को ऑफिशियल्स के लिए यूज कर रहे हैं। भाई ध्यान से अगर आप देखोगे, ओनली आफ्टर द ऑफिशियल्स हैव डम्प्ड द कोकोनट्स ब्रॉट बाय देम। अब ये जो ऑफिशियल्स है ये नाउन और यही तो सब्जेक्ट है, और यही डम्प्ड का और ब्रॉट का डूअर भी है, यही है करने वाले। तो हम देम, अगर हम बाय प्रीपोजिशन लगा रहे हैं तो देम के द्वारा हम ऑफिशियल्स का रेफरेंस दे रहे हैं, और देम के द्वारा अगर ऑफिशियल्स का रेफरेंस दे रहे हैं तो देम ऑफिशियल्स, देम और ऑफिशियल एक ही पर्सन हो गए। अगर सेम पर्सन हो गए अगर सेम पर्सन हो गए तो फिर केस हो गया रिफ्लेक्शन का, तब हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना चाहिए था, हमें यहां पर लिखना चाहिए था देम नहीं देम सेल्फ्स लिखना चाहिए था। अगर अभी भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो जरा यहां पर ये वाला सेंटेंस देखो। आप क्या करते हो, मैंने लिखा शी ब्लेम्स मी फॉर एवरीथिंग, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, सही है सेंटेंस। लेकिन अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं, सी ब्लेम्स हर फॉर एवरीथिंग, तो अब ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, अब ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया हर। अब ये जो हर है वही पर्सन है जो सब्जेक्ट है। किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अगर सेम पर्सन हो जाए तो ये केस हो जाता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन का केस हो जाता है, फिर हम यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। आप जरा वापस आइए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम बाई प्रीपोजिशन अगर वहां पर लगा देंगे जो कि पहले ऑप्शन में दी गई है, तो हम यहां पर जो नाउन प्रोनाउन लिख रहे हैं उससे हम डूअर का रेफरेंस दे रहे हैं, और डूअर मतलब वो ऑफिशियल्स, यानी कि दैम हमने ऑफिशियल्स के लिए लगाया गया है, तो फिर दैम नहीं दैम सेल्फ्स कर देना चाहिए था। हाँ सही है, तो यहां पर बाई प्रीपोजिशन तो होगा नहीं। अब देखिए ब्रॉड के साथ या ब्रिंग के साथ टू कहां पर लगाया जा सकता है, ब्रिंग टू भी सही हो जाता है,
ये सिचुएशन देखिए आप जरा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ब्रिंग दैट चेयर टू मी। अब आपको पता है टू को लगाते हैं हम तब जब हम किसी डेस्टिनेशन को रिफर करते हैं, किसी फिजिकल डेस्टिनेशन को रिफर जब किया जाता है, डेस्टिनेशन से मतलब लास्ट पॉइंट, यानी कि यहाँ पर ये जो मूवमेंट हो रही है चेयर की, ब्रिंग दैट चेयर टू मी, ये जो मूवमेंट हो रही है चेयर की, उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसका लास्ट पॉइंट क्या है, मी। मी मतलब कोई आई पर्सन है, स्पीकर खुद जहाँ पर खड़ा हुआ है उसी को कहा जा रहा है लास्ट पॉइंट डेस्टिनेशन। तो टू मी, वहाँ पर चेयर रखी हुई है, ये आपकी चेयर है, उठाकर इधर लाओ, ठीक है। तो ब्रिंग के साथ टू लगाया जा सकता है जब हम ऑब्जेक्ट के द्वारा, उस प्रीपोजिशन टू के ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी फिजिकल डेस्टिनेशन या लास्ट पॉइंट का रेफरेंस दे रहे हो। जैसे आपने एक सेंटेंस सुना होगा, आपने सुना होगा दिस program is brought to you by टाटा सॉल्ट। अब टाटा सॉल्ट की जगह कुछ और भी हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से मान लें, लेकिन ये सेंटेंस आपने सुना होगा, दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय, और बाय के बाद उस कंपनी का नाम बोला जाता है जिस कंपनी ने उसको स्पॉन्सर किया हो। तो यहाँ पर ब्रॉट, इज ब्रॉट क्या है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बन रही है, पैसिव स्ट्रक्चर है। टू यहाँ पर क्यों लगाया जा रहा है, टू लगाया जा रहा है उसकी जो इलेक्ट्रिकल मूवमेंट है, कोई फिजिकल मूवमेंट तो है नहीं प्रोग्राम की, लेकिन एक तरह का जो इलेक्ट्रिकल मूवमेंट को रिफरेंस है, एक मूवमेंट का रिफरेंस है, उसका लास्ट पॉइंट क्या है, उसका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, यू। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में, इस कंटेक्स्ट में हम टू लगा सकते हैं ब्रिंग के साथ। ब्रिंग के साथ फोर कब लगाया जा सकता है, फोर ही लिखा हुआ है ना आपके अगले ऑप्शन में, हाँ फोर लगा हुआ है, इन भी लगा हुआ है, इन के बारे में बताऊंगा अभी, सभी चीज़ों पर बात होगी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई ब्रॉट अ वॉच फॉर माई किड। किड हटा के सन लिख देता हूँ, किड के पास वॉच का क्या काम, इतने इतने से तो होते हो। तो यहाँ पर मैंने फोर क्यों लगाया, फोर मैंने लगाया मैंने जो एक्टिविटी की इसके पर्पस को बताने के लिए, कि मेरा पर्पस क्या था, माई सन, पर्पस या रीज़न को बताने के लिए। यहाँ पर फोर कुछ ऐसे मीनिंग में होता है, इंटेंडेड टू बी गिवन टू माई सन, ठीक है। आई ब्रॉट अ वॉच इंटेंडेड टू बी गिवन टू माई सन, कि मेरी इंटेंशन क्या थी, उसकी इंटेंशन क्या थी, वो सन था। तो यहाँ पर जब हम किसी पर्पज या रीज़न को रेफर करते हैं कि हमने क्यों कोई चीज़ हमने क्यों खरीदी है, क्यों लाए, तो हम यहाँ पर फोर प्रीपोजिशन का यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए आपका सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखेंगे, चलो पहले ब्रिंग इन पे ही बात कर लेते हैं। ब्रिंग इन कहाँ लगाते हैं, ब्रिंग इन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ और समथिंग, ठीक है। जैसे मैं कह सकता हूँ द कांग्रेस गवर्नमेंट ब्रिंग इन दिस लॉ, या द बीजेपी या कोई भी गवर्नमेंट ब्रिंग इन दिस लॉ या ब्रॉट इन दिस लॉ। तो ब्रिंग इन का मतलब टू इंट्रोड्यूस ए न्यू लॉ और समथिंग और रिफॉर्म इन अ सोसाइटी और इन पार्लियामेंट, इस टाइप के कंटेक्स्ट में हम ब्रिंग इन को यूज़ कर लेते हैं। वापस जरा सेंटेंस पे आते हैं। देखो यहाँ पर सेंटेंस में आप ध्यान से देखेंगे बाई तो आना नहीं है, क्योंकि डूअर वर्ड तो बनाने नहीं हम दैम को, हमने जो दैम लगाया है, दैम ऑफिशियल्स के लिए तो लगाया नहीं है, दैम ये वाला जो दैम है ये लगाया गया है आइलैंडर के लिए। आइलैंडर के लिए अगर दैम लगाया गया है तो यहाँ पर टू आना चाहिए, फोर आना चाहिए, इन तो है आएगा ही नहीं, बाई भी नहीं आएगा, तो टू आना चाहिए, फोर आना चाहिए। देखो ये सेंटेंस अगर कहीं और लिखा होता तो बात अलग होती,
लेकिन जब यहां पर लिखा है तो इस कंटेक्स्ट में सोचना पड़ेगा। आपको ध्यान ना जा रहा हो तो मैं ध्यान दिलवा देता हूं। दैम के बाद लिखा हुआ है ऑन टू, और ये जो ऑन टू है ना, ये भी ऑन और टू का कॉम्बिनेशन ही होता है। कई ग्रामरियन तो ये मानते हैं कि ये दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन होते हैं, दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन को, इनके मीनिंग और फंक्शन को कंबाइन करके, इन दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन के मीनिंग और फंक्शन को कंबाइन करके हम एक प्रीपोजिशन का कंबाइंड मीनिंग या फंक्शन जनरेट कर लेते हैं, और हम इनको एक प्रीपोजिशन कंसीडर करना चाहिए। कुछ ये कहते हैं कि नहीं, ये ऑन टू एक प्रीपोजिशन है जो ऑन और टू के मीनिंग को सम्मिलित किया रहता है और इसी फंक्शन में यूज होता है। लेकिन आप कुछ भी कह लो, आपको ये तो मानना पड़ेगा कि इसमें टू लगाया गया है, और टू के बाद जो नाउन लिखा है बीच, ये वही डेस्टिनेशन है जिस डेस्टिनेशन की बात की जा रही है। तो जब आपने सेंटेंस में एक डेस्टिनेशन लगा दी तो यहां पर भी दूसरी डेस्टिनेशन थोड़ी लगाएंगे। एक मूवमेंट का एक ही डेस्टिनेशन तो हो सकती है, एक मूवमेंट का एक ही सोर्स पॉइंट तो हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कोई मूवमेंट हुई, उसकी डेस्टिनेशन का रेफरेंस ये भी दे दिया और उसी सेंटेंस में अगले वर्ड से एक और डेस्टिनेशन का रेफरेंस दे दिया। भाई एक मूवमेंट का एक ही सोर्स पॉइंट होगा, एक ही डेस्टिनेशन होगी। तो जब आपने ऑन टू से डेस्टिनेशन लगा दी, ऑन टू द बीच, तो अब आप इसको क्या कहेंगे, पर्पज या रीजन कहेंगे, यानी कि टू बी इसमें गलत हो जाएगा। आपको क्या यूज करना चाहिए, फोर यूज करना चाहिए। कंटेक्स्ट के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से फोर एकदम सही है। तो क्या हो जाएगा आपका 15 का 4। 16वें पर चल लेते हैं। ठीक है, ब्रॉट फॉर दैम ऑन टू द बीच एंड बिगिन वॉचिंग अवे। ये आइलैंडर्स के बारे में बात चल रही है। द आइलैंडर्स कम forward hesitantly only after the officials have dumped the coconuts brought for them onto the beach and। अब ये and कंजंक्शन से किसको जोड़ा जा रहा है, कम को और बिगिन को जोड़ा जा रहा है। द आइलैंडर्स हो गया हमारा क्या, नाउन, यानी कि सब्जेक्ट था वो तो, और इसकी एक वर्ब हो गई कम एंड बिगिन। ठीक है, तो बिगिन के साथ यहां पर बिगिन, देखिए बिगिन यहां पर क्या है, मेन वर्ब है, कम भी मेन वर्ब थी, दो मेन वर्ब को एंड कंजंक्शन से जोड़ा जा रहा है। तो ये जो मेन वर्ब है हमारी, ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। तो ये चारों जो लिखे हुए हैं आपके सामने वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये जो चारों लिखी हुई हैं, ये लिखी हुई है जीरेंड। ठीक है, अब ये जीरेंड नाउन तो बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट तो बन जाएंगे, लेकिन मूल रूप से तो ये भी वर्ब भी होते हैं। तो इनके बाद उसके हिसाब से यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज भी लिखी है, एडवर्ब फ्रेज भी लिखी है। अब मीनिंग के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या बिगिन की। बिगिन अवे फ्रॉम दियर स्मॉल आइलैंड, तो वॉचिंग अवे फ्रॉम दियर स्मॉल आइलैंड, ये भी मीनिंगफुल नहीं हो रहा। सेलिंग सही है ना, बिगिन सेलिंग अवे फ्रॉम दियर स्मॉल आइलैंड, ये मतलब केवल तब हुआ जब ऑफिसर्स कोकोनट लाए उनके लिए, बीच पर उनको दिए, तब उन्होंने जो है आइलैंड से बाहर निकलना शुरू किया, सेल करना शुरू किया। स्टॉपिंग तो बिल्कुल ही मीनिंगफुल नहीं हो रहा था, और वॉचिंग और सीइंग तो वो पहले भी करते होंगे, क्या आइलैंड से बाहर को वो देखते नहीं होंगे, आंखें बंद कर लेते होंगे क्या, नहीं। तो ये मीनिंगफुल नहीं हो रहा है, 16 का थर्ड मीनिंगफुल हो रहा है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें मीनिंग के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती हैं। वॉच, सीइंग, स्टॉपिंग मीनिंगफुल नहीं हो रहे हैं। वॉच और सी तो पहले भी करते होंगे, क्या आइलैंड से अवे वॉच नहीं करते होंगे, वो सी नहीं करते होंगे। स्टॉपिंग तो बिल्कुल ही अनशंट लिखा हुआ है, सेलिंग से ही होना चाहिए। 17वां आपके सामने है, क्या है, ऑन सम नाइट्स द ट्राइबल्स इवन अप इनफ करेज टू स्विम अप टू ए फ्यू फीट। देख लेते हैं। देखिए, लीव का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया था। लीव ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेती है। इनट्रांजिटिवली भी ये यूज हो जाती है। लेकिन किसी चीज़ को अगर आप छोड़ने की बात करोगे, टू नॉट टेक समथिंग विद यू, इस मीनिंग में ट्रांजिटिव ही होगी। तो लीव अप इनफ करेज, करेज को छोड़ने की बात की जा रही है, नहीं, मीनिंगफुल नहीं हो रहा। कम अप, मस्टर अप होना चाहिए इसके साथ। देखिए मस्टर, ये जो मस्टर जो वर्ब है, ये जो मस्टर वर्ब है,
इसका मीनिंग समझ लेते हैं। बाकी वर्ब का मीनिंग तो आपको पता ही है, प्रेजेंट का पता है, कम का पता है, लीव का पता है। मस्टर का मीनिंग समझ लेते हैं, फिर चारों ऑप्शन में से छांटने की कोशिश करेंगे। मस्टर का मतलब होता है टू प्रोड्यूस और एनकरेज समथिंग। और यहां पे समथिंग से मतलब है कोई फीलिंग, इमोशन, सपोर्ट, etc। जैसे मैं लिख सकता हूं यहां पर she tried to muster the courage to propose her friend। ठीक है, तो टू मस्टर द करेज, मस्टर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो गई, टू ऑब्जेक्ट मतलब इस फीलिंग को प्रोड्यूस या एनकरेज करने की कोशिश की उसने। इसी से बन जाता है मस्टर अप। मस्टर अप एक और फ्रेजल वर्ब इसी से बन जाती है और मीनिंग भी लगभग सिमिलर होता है। इसका मीनिंग होता है टू ट्राई हार्ड टू प्रोड्यूस अ फीलिंग या इमोशन लिख रहा हूं ये मैं, इमोशन इन योरसेल्फ। टू ट्राई हार्ड टू प्रोड्यूस अ फीलिंग और इमोशन इन योरसेल्फ, ये होता है मस्टर अप का मतलब। जैसे मैं लिख सकता हूं सी फाइनली, तो एक ही जैसा मीनिंग है, बस मस्टर्ड अप में थोड़ा ट्राई वगैरह का मीनिंग आ गया। सी फाइनली मस्टर्ड अप, सी फाइनली मस्टर्ड अप द करेज टू गो आउट इन नाइट। इस तरह से ये यूज हो जाता है। तो यहां पर जो आपका सेंटेंस है, जो कंटेक्स्ट है, उसके हिसाब से तो मीनिंग के हिसाब से तो यही ठीक बैठ रहा है। और सामने उसने लिखा हुआ भी है द ट्राइबल्स इवन मस्टर अप इनफ करेज टू स्विम अप टू ए फ्यू फीट फ्रॉम द बोट। अब यहां देख लेते हैं 18वें में क्या होना चाहिए। कम और प्रेजेंट यहाँ मीनिंगफुल नहीं हो रहा बिल्कुल। अब ये सिंपल वर्ब लिखी हुई है, इनके मीनिंग में मैं आपको क्या ही समझाऊं, फालतू में लेक्चर बड़ा हो जाता है। स्टूडेंट्स मुझसे शिकायत करते हैं कि सर आप बहुत देर तक एक जगह बैठा देते हो हमें। स्विम अप टू ए फ्यू फीट फ्रॉम द बोट, क्या आना चाहिए यहाँ पर? देखिए अप टू एक और प्रीपोजिशन लग गया और प्रीपोजिशन के बाद हो गया इसका ऑब्जेक्ट अप टू ए फ्यू फीट। आगे क्या आना चाहिए? फ्रॉम एक और प्रीपोजिशन लग रहा है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो रहा है द बोट। करेक्टली तो आएगा नहीं, करेक्टली तो मीनिंगफुल हो ही नहीं रहा। डिस्टेंटली के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। डिस्टेंट का मतलब है, डिस्टेंट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है फार अवे इन स्पेस और टाइम। फार अवे इन स्पेस और टाइम, ये है डिस्टेंट का मतलब। अब इसी में एल वाई लगा के डिस्टेंटली बन जाता है, जो लगभग इसी मीनिंग को कन्वे करेगा लेकिन रहेगा एडवर्ब के फंक्शन में। और एडवर्ब भी कैसा होगा? ये एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। देखिए नियर एक प्रीपोजिशन होती है, डिस्टेंटली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब मैनर किसी वर्ब के लिए लगाया जाता है और उस वर्ब के ठीक बाद लगाया जाता है। तो लगाया जाता तो स्विम के बाद लगाया जाता डिस्टेंटली को, वहां तो लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। नियर एक प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन जब हमने फ्रॉम लगा दी तो नियर की क्या आवश्यकता है? यहां पर आना चाहिए अवे। अवे जो है ना एडवर्ब ऑफ प्लेस है, अवे है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहां पर 18वें की जगह क्या लगा देंगे आप? अवे फ्रॉम द बोट, अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम द बोट।
थोड़ी सी एक बात बताना चाहूँगा आपको अवे के बारे में। मुझे लगता है कि आपको ये समझना चाहिए कि अवे के साथ फ्रॉम क्या लगा दिया जाता है, या अवे में या अवे फ्रॉम में क्या डिफरेंस है, कंटेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, क्या मीनिंग में डिफरेंस है, कहाँ हम अवे यूज़ करते हैं, कहाँ हमें अवे फ्रॉम यूज़ करना चाहिए, किस सिचुएशन में हमें अवे के साथ फ्रॉम को लगाने की ज़रूरत पड़ी। दो सेंटेंस जरा ये समझना। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सी वॉक्ड अवे। अब सी वॉक्ड अवे, अवे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ये हमारी मेन वर्ब हो गई और ये हो गया सब्जेक्ट। अब देखो सी की पोजीशन ये मान लेते हैं, ये उसकी सी की फर्स्ट पोजीशन है, ये सी की फर्स्ट पोजीशन है, यहां पर सी थी। अब सी ने वॉक किया, इस पोजीशन को हम अवे के द्वारा रिफर कर रहे हैं। अवे का मतलब क्या है, अवे का मतलब है डिस्टेंट, ठीक है, डिस्टेंट प्लेस को ही रिफर करता है, डिस्टेंट प्लेस इन स्पेस और टाइम। या यूं कहा जा सकता है कि अवे का मीनिंग, यहां लिख देता हूं मैं और अच्छे शब्दों में, अवे का मीनिंग अगर कोई आपसे पूछे अवे का मीनिंग, तो आप उसको बताना एट और टू अ डिफरेंट प्लेस फ्रॉम द सब्जेक्ट या स्पीकर्स पोजीशन। कि जिस सब्जेक्ट की बात की जा रही है, जैसे सी की, उसकी जो पोजीशन थी उससे किसी डिफरेंट प्लेस पर, ये अवे का मतलब होता है। या यू भी कह सकते हो आप, समवेयर एल्स की बात की जा रही है, जिस पोजीशन पे वो है अभी उससे किसी दूसरे स्थान की बात की जा रही है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सी की फर्स्ट पोजीशन ये थी और उसने वॉक किया, ये उसका वॉक है, तो अवे से आप किस पोजीशन को रिफर कर रहे हैं, किस प्लेस को रिफर कर रहे हैं, अवे से रिफर कर रहे हैं उस शी की पहली पोजीशन से दूर, कि शी वॉक्ड अवे। एक सिचुएशन तो ये हो गई अवे के साथ, जब शी इस पोजीशन पे है और वॉक किया उसने अवे को। अब यहां पर जो पर्सन इस सेंटेंस को बोल रहा है, मतलब जो स्पीकर है, वो कहीं भी हो सकता है शी मुंबई में हो सकता है शी मुंबई में हो, यहाँ उसका घर है, होम, और जो बोल रहा है वो दिल्ली में बैठकर इस चीज़ को बोल रहा है, यानी कि जो स्पीकर है वो कहाँ पर है, वो दिल्ली में है। तो सी वॉक्ड अवे, तो अवे के द्वारा वो किस पोजीशन को रिफर कर रहा है, सब्जेक्ट से दूर की पोजीशन, डिस्टेंट अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट्स फर्स्ट पोजीशन। यहां पर लिख देता हूं, डिस्टेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट पोजीशन। लेकिन एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि सी इस पोजीशन पे है और जो स्पीकर है आई, वो भी इसी पोजीशन पर है, और अब वॉक हुआ, और अब ये जो पॉइंट है इसके द्वारा अवे से अब इस पॉइंट को रिफर किया जा रहा है। तो अगर स्पीकर ये कह रहा है कि सी वॉक्ड अवे, तो दो तरह के कंटेक्स्ट आपके सामने बनते हैं। एक तो सी ने अपनी उसकी जो पोजीशन थी उससे अवे वॉक किया, या उससे वॉक किया, उसी को रेफरेंस पॉइंट माना जा रहा है। सोर्स पॉइंट किसको माना जा रहा है, सी की पोजीशन को। या फिर एक दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि स्पीकर भी उसी पॉइंट पर था और अवे के द्वारा वो जिस प्लेस को, जिस पोजीशन को रिफर कर रहा है, वो अपने रेस्पेक्ट में कह रहा है ये बात कि जिस पॉइंट पर मैं हूं उस पॉइंट पर ही सी थी और इसी पॉइंट से उसने वॉक किया, इसी पॉइंट से दूर वो चली गई। तो एक्चुअली में होता क्या है, इस अवे के साथ ये जो सोर्स पॉइंट है ना, ये सर्टेन नहीं होता। अवे एक इंफॉर्मेशन तो दे देता है, अवे एक डिस्टेंट प्लेस की इंफॉर्मेशन तो दे देता है, वो ये तो बता देता है कि सब्जेक्ट की या स्पीकर की पहली पोजीशन से दूर की बात हो रही है, लेकिन उसका सोर्स पॉइंट क्या था। अगर हमें बताना है मुंबई से या होम उसका सोर्स पॉइंट था, तो सोर्स पॉइंट को, उस सोर्स पॉइंट का मीनिंग देने के लिए हमें क्या लगाते हैं,
फ्रॉम लगाना पड़ता है, क्योंकि सोर्स को रिफर करने के लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम प्रीपोजिशन को। अगर हमें लिखना है सी वॉक्ड अवे होम, तो हमें यहां पर क्या लगाना पड़ता है, फ्रॉम। और ये प्रीपोजिशन हमें लगानी पड़ती है क्योंकि हमें ये सोर्स पॉइंट बताना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप केवल अवे लगाते हैं तो आप ये नहीं कह पाओगे कि वो किस पोजीशन से अवे की बात की जा रही है। हो सकता है सी की पहली पोजीशन को ही का ही रेफरेंस हो और उसी रेफरेंस पॉइंट से अवे की बात की जा रही हो सकता है जिसने स्पीकर ने बात कही हो अपनी पोजीशन से अवे की बात कर रहा हो। तो हमें इस अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए, इस कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए हमें वो सोर्स पॉइंट लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। और जब हमें वो सोर्स पॉइंट लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम सोर्स को रिफर करने के लिए लगाते हैं फ्रॉम प्रीपोजिशन। अब मैं लिख सकता हूँ सी वॉक्ड अवे फ्रॉम होम। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सी वॉक्ड अवे फ्रॉम मी। अब देखिए कुछ ग्रामरियन ये कहते हैं कि जो अवे है वो तो एक एडवर्ब है, लेकिन ये जो अवे फ्रॉम है ये एक टू वर्ड प्रीपोजिशन है या मल्टी वर्ड प्रीपोजिशन है। वाकई में प्रीपोजिशन तो केवल फ्रॉम है, उन्होंने अवे फ्रॉम के कॉम्बिनेशन को ही प्रीपोजिशन कहना शुरू कर दिया कि अवे फ्रॉम जो है दोनों ही प्रीपोजिशन है, टू वर्ड प्रीपोजिशन या मल्टी वर्ड प्रीपोजिशन। मल्टी वर्ड प्रीपोजिशन होते हैं और इसे भी कंसीडर किया जा सकता है, बस उसी चीज को दूसरे तरीके से कहना हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन दो वर्ड का एनालिसिस करेंगे तो अवे तो एक एडवर्ब प्लेस को रिफर कर रहा है अभी भी, और फ्रॉम यहां पर प्रीपोजिशन हुआ। अब इसको आप टू वर्ड प्रीपोजिशन कह लो, मल्टी वर्ड प्रीपोजिशन कह दो, कुछ भी कह दो, फंक्शन तो इसका वही है ना जो है पहले से अवे का। तो इस विवाद में पढ़ने की बजाय आप चीज़ों के फंक्शन और मीनिंग पर ध्यान दिया करो। अवे हो गया यहाँ पर आपका एडवर्ब प्लेस अवे फ्रॉम द बोर्ड। तो ऑफिशियल्स, आगे चल लेते हैं 19वें पे। द ऑफिशियल्स मेंटेन दैट दे डू, नोट ही आएगा यहाँ पर, तो ये तो क्लियर होना चाहिए। नो क्यों नहीं आ पाएगा? नो भैया डिटर्मिनर होता है, वो नाउन से पहले आता है। नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो एंट्री। एंट्री, प्रॉब्लम और टेंशन क्या है? नाउन है। तो नो को तो केवल नाउन से पहले ही लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ पर तो मेन वर्ब लग रहा है। मेन वर्ब लग रहा है तो नोट आना चाहिए। नाइदर क्यों नहीं आएगा? नाइदर भी या तो डिटर्मिनर हो जाता है, या प्रोनाउन हो जाता है, या एडवर्ब हो जाता है। डिटर्मिनर और प्रोनाउन का तो स्कोप नहीं, एडवर्ब हो सकता था, वर्ब से पहले एडवर्ब बना के नाइदर को लगाया जा सकता था, लेकिन नाइदर का मतलब होता है नन ऑफ द टू। नन ऑफ द टू यानी कि अगर दो की बात की जा रही हो तो दो में से कोई नहीं। तो दो की तो बात की ही नहीं जा रही है, दो का रिफरेंस तो दिया होता तभी तो नाइदर मीनिंगफुल होता। तो दो का रिफरेंस नहीं दिया तो नाइदर ही मीनिंगफुल नहीं है। नोट तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि नोट तो कंजंक्शन है। तो यहाँ पर तो नोट चूंकि एक एडवर्ब है तो उसको मेन वर्ब से पहले लगा दिया गया। ये आपका 19वां हो गया। 20वां देख लेते हैं। The officials maintain that they do not want to interfere with the way of life of that tribes, the islanders। देखिए ये 20वां करने के लिए मुझे ये इससे पहली वाली लाइन पढ़नी पड़ी, ये ध्यान रखना आप। मुझे 20वां कराना था तो 20वां कराने के लिए मुझे द ऑफिशियल्स मेंटेन दैट दे डू नॉट वांट टू इंटरफेयर विद द वे ऑफ लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स, ये मुझे पढ़ना पड़ा क्योंकि मुझे कंटेक्स्ट को समझना है, मुझे उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मुझे उसकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो आप ये शॉर्टकट अपनाने की बजाय जरा अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने पर ध्यान दो। इतना टाइम भी नहीं लगता है क्लोज टेस्ट में, ये 2-3 मिनट में पूरा क्लोज टेस्ट हो जाता है। 10 सेंटेंस 2-3 मिनट में हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन। द आइलैंडर्स ब्लैंक हैवली ऑन द मेनलैंड फॉर मोस्ट गुड्स। देखिए स्पाई हैवली ऑन, हैवली तो एडवर्ब मैनर लग गया, एडवर्ब मैनर मेन वर्ब से पहले लग गया, सॉरी बाद में लग गया। स्पाई यहाँ पर क्या आएगी? यहाँ पर एक स्पाई आ सकती है, रिलाई आ सकती है,
रिप्लाई का तो सेंस ही नहीं बन रहा। ऑक्यूपाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो वो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेगी। और ऑक्यूपाई का मतलब क्या होता है? टू फिल अ ब्लैंक स्पेस या ब्लैंक पोजिशन, टू फिल समथिंग। तो ऑक्यूपाई तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हमने लगा रखा है प्रीपोजिशन, तो हमें क्या लगानी है? इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब लगानी है। अब इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब या तो स्पाई है या रिलाई है, तो दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो गई है। दो ऑप्शन बचे, स्पाई और रिलाई। अब देखिए स्पाई ऑन समथिंग, स्पाई ऑन समथिंग का क्या मतलब होता है? स्पाई ऑन समथिंग, अब बीच में को आपने एडवर्ब मैनर लगा दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो लगाया जा सकता है। एडवर्ब मैनर वर्ब का मैनर बताने के लिए लगाए जाते हैं। स्पाई इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी, आपने उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना नहीं था तो एडवर्ब मैनर लगा दिया, उसके बाद उसके साथ आने वाला ऑन प्रीपोजिशन लिखा और इस प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया। लेकिन स्पाई ऑन का मतलब क्या होता है? स्पाई ऑन समवन और समथिंग का मतलब होता है टू ऑब्जर्व समवन और समथिंग सीक्रेटली, टू गेट और टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन। ये तो स्पाई का मतलब हुआ। तो यहाँ पर तो ऐसा तो मेनलैंड को स्पाई तो करना होता नहीं है उन्हें, ये क्यों करेंगे वो? ये वहाँ तो वो रहते ही हैं। रिलाई, रिलाई आना चाहिए। एक्चुअली में रिलाई ऑन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, रिलाई ऑन या रिलाई अपॉन का मतलब होता है टू नीड समवन या टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन फॉर समथिंग। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर रिलाई ऑन, या अपॉन भी लगा सकते हो आप, रिलाई ऑन या अपॉन समथिंग। तो टू नीड समवन और समथिंग फॉर समथिंग। फॉर समथिंग से मतलब जैसे हम वाटर पर रिलाई करते हैं, हम ऑक्सीजन पर रिलाई करते हैं, वी रिलाई ऑन वाटर लिख सकते हैं ना, फॉर लाइफ। तो फॉर लाइफ या सस्टेनेंस, ठीक है, या सर्वाइवल, ऐसे मैं लिख सकता हूं यहां पर। तो फॉर समथिंग मैंने इसलिए लगा दिया था। टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन और समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इस मीनिंग में आपके सामने जो लिखा हुआ है वर्ब रिलाई, ये ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। स्पाई तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है, मीनिंग वाइज नहीं है। कंटेक्स्ट में बैठ रहा था सही, सिंटेक्स के हिसाब से बैठ रहा था सही, लेकिन मीनिंगफुल जो है रिलाई है। यह हो गया आपका 20 क्वेश्चन या 20 तक क्लोज टेस्ट। आज के लेक्चर में इतना ही, इसके आगे का क्लोज टेस्ट करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।